Hello, dear students. You're welcome in RK. I'm Dr. R. K. Sani, and today I'm going to discuss another paper for NEET examination. पेपर नंबर 15 कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर है। अब नीट के एग्जाम बिल्कुल आपके क्लोज है इस पेपर को, और मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। ठीक है, रिएक्शन गिवन है, सल्फर का कंबशन कराया जो SO2 बनी हुई है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा यू दे रखी है। ठीक, आपको बतानी है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। तो पहले सबसे पहला पॉइंट, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज का जो रिलेशन होता है वो है किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखें। S8 ये सल्फर सॉलिड है, ध्यान रखो आप। ठीक है, दे भी रखा है। ऑक्सीजन गैस कंबशन कराइए, क्या बनानी है, केवल SO2 गैस। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो सल्फर 8 यहाँ पर 8 लगाइए, ऑक्सीजन 16 के लिए यहाँ पर भी 8 लगाइए। तो डेल्टा Ng की बात करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर 0, क्योंकि गैस में भी प्रोडक्ट 8 मोल्स और रिएक्टेंट में भी 8। चेक कर लो आप। और जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो तो आप बोलेंगे डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। आंसर जो ये दे रखा है वही टिक कर दीजिए। लो साहब फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये रिलेशन पिछली बार भी पूछा था और क्वेश्चन भी आते रहते हैं। मैं भी जनरली हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा डालता रहता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर ऑफ गैस है 5 लीटर एंड टू का इज डबल एट द टेम्परेचर इज फ्रॉम 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 द फाइनल वॉल्यूम। तो देखो पहले तो आप किसी गैस की स्टेट की बात करते हैं तो आइडियल गैस एज्यूम करके नहीं, P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। तो क्वेश्चन में जो बोल रखा है शुरू में वॉल्यूम कितना ले रखा है 5 लीटर, ये था प्रेशर था सपोज आपके पास में P1, वॉल्यूम कितना लिख रखा है 5 लीटर, और टेम्परेचर को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं निकले एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है। तो आप इसके अंदर 273 ऐड कर लो, तो ये हो गया 573 इक्वल्स टू प्रेशर कितना बोला है, डबल। डबल का मतलब जो P1 प्रेशर था उसको लिखेंगे आप 2P1, और आपसे ये वॉल्यूम आपसे पूछा है, और टेम्परेचर को किस में लिखोगे फिर वापस, इसमें केल्विन में 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 ऐड करो इसके अंदर, तो आपके पास में हो जाएगा 873। ये आपके पास में फाइनल प्रेशर आ जाएगा। ये पी से पी कैंसिल कर देना और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट, एनिलीन सेट ऑफ द रिएक्शन यील्ड ए प्रोडक्ट ऑफ डी। सबसे पहले देखो ध्यान से, डाइएजोटाइजेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपको बता दिया है कि डाइएजोटाइजेशन की रिएक्शन जनरली आती ही रहती है नीट और जेई दोनों में। तो सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन कराएंगे एनिलीन का, तो आपको पता है कि NH2 को किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, N2Cl में। ठीक है साहब, फिर क्यूप्रस साइनाइड सैंड में रिएक्शन है, उससे रिएक्शन करा ली, तो इसमें से और HCl के साथ में, तो क्या करोगे आप, इस N2 को लिविंग ग्रुप है बहुत बढ़िया हटाओ, तो आपके पास में बन जाएगा साइनोबेंजीन। लो साहब क्या बन गया, साइनोबेंजीन। फिर क्या कराया है इन्होंने, रिडक्शन। साइनोबेंजीन का पहले H2 निकिल से रिडक्शन कराइए, तो रिडक्शन कराएंगे तो साइनोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा C हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन कराओ CH2NH2 में। उसके बाद रिएक्शन कराइए HNO2 की। तो ध्यान रखना कि HNO2 इस NH2 की एलिफेटिक कार्बन पर जुड़ा हो तो किस में कन्वर्ट कर देता है, OH में। एरोमेटिक पर होता तो फिर वही डाइजोटाइजेशन। तो आंसर लिखेंगे आप ये वाला, देख लो चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, तो फाइनल बेंजाइल एल्कोहल बनेगा आपके पास में, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन को देखो, एक ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है Ma2B4 टाइप का, दो बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड में ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज है निकिल, और ध्यान से देखो निकिल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वीक फील्ड लगे हुए हैं, कैसी है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्पीसीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होगी, इसलिए आप इसके दो फॉर्म लिखेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लियो मिरर इमेज। तो इसके दो बनेंगे, पहले वाले के भी दो बन गए थे, इसके भी दो। अब इस पर आओ, ये प्लेटिनम ABCD। तो अब आप ध्यान रखो, प्लेटिनम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है, +2 ऑक्सीजन स्टेट है, तो सभी लिगेंड एज स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ABCD टाइप का हुआ, तो इसके 3 आइसोमर बन जाएंगे ज्योमेट्रिकल। ए के रेस्पेक्ट में एक बार बी को ट्रांस लेना, एक बार सी को और एक बार किसको, डी को। तो आप सेकंड और फोर्थ को पहचानो, सेकंड और थर्ड को। ये कैसी स्पीसीज है, टेट्राहेड्रल, क्या शो करती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, दो बनेंगे D and L। ये कैसी है, स्क्वायर प्लेनर, क्या शो करेगी, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। आंसर यही है। अच्छा ये देखो, इसको भी देख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसके दो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगी। मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, ध्यान रखना। तो इसके भी दो लिखने हैं, तो इसमें पूछा सबसे ज्यादा, तो आंसर लिखेंगे आप थर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट,
देखो ये कोई कॉम्प्लेक्स है MCO5 ओबे सिद्विक EN रूल, एंड एम कहाँ पर है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, बस इसी को पहचाना है। तो आपको पता है कि सिद्विक रूल का मतलब EN36 आएगा। थर्ड पे 3D एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको फाइंड करना है, जिससे पता लग जाएगा एलिमेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में H आपको ध्यान रखना हाइड्राइड लिगेंड है नेगेटिव, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी -1 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है। तो आपके पास में एटॉमिक नंबर हो जाएगी, देखो ये -1 है और ये हो गया आपके पास में 12 में से एक कम कर लो तो 11, इधर लेकर आओगे तो 25 आएगा। 25 में कौन सा आता है एलिमेंट, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्ट कंप्लीटली विद 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट और NaCl NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन थी। तो इसके मोल दे रखे हैं आपको 2, और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मोल इंटू एक्स फैक्टर, तो इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट हैं। और अब इस NaOH का निकालेंगे तो NV/1000, एन दे रखा है आपको NaOH का कितना 0.1, वॉल्यूम पूछा है, लो यहाँ पर रखो था अब आप 0.1, वॉल्यूम आपसे पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो आपके पास में 40 लीटर आंसर आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन इज 6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, इतनी इथेन है उसका 1 बार है। इफ सॉल्यूशन कंटेन एल की इथेन की अमाउंट बदल दिए 3 × 10⁻² इथेन, देन व्हाट शैल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो आप इसको हेनरी लॉ से करेंगे। आप समझो किसी गैस का सॉल्यूशन पर प्रेशर दे रखा है, तो हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको 1, ये था, अब इसका हेनरी कांस्टेंट बोलता हूं। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, स्पीसीज गैस के मोल अपॉन टोटल। तो इनमें क्या है, गैस बहुत कम डिजोल्व होती है, इसलिए टोटल में क्या है कि सॉल्वेंट के लिखे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो फिर भी मैं निकाल देता हूं। देखो गैस की अमाउंट दे रखी है आपको इथेन की 6 × 10⁻³ यानी 0.006, और इसका मोलर मास कितना होता है 30 इथेन का। तो ये आपके पास में क्या है, गैस के मोल, ये आगे गैस के मोल अपॉन टोटल मोल, यहाँ पे लिख देंगे 0.006 डिवाइड बाई 30। ठीक है, अपॉन क्या लिखते हुए से देखा जाए तो अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, ये टोटल मोल्स कांस्टेंट बने रहते हैं क्योंकि नियरली सॉल्वेंट के ही होते हैं। अब दूसरे में पूछा है कि साहब प्रेशर, तो प्रेशर अब जब पूछा है तो हेनरी कांस्टेंट तो यही लिखेंगे, गैस के मोल कितने अमाउंट दे रखे हैं अब इस बार सेकंड क्वेश्चन में 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² का मतलब 0.03 डिवाइड बाई क्या कर दोगे 30 अपॉन, ये तो हो गए इसके मोल अपॉन एन टोटल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में प्रेशर आ जाएगा। 2 इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो KH भी कैंसिल हो जाएगा, ये 30 भी कैंसिल हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा आपके पास में 5 बार। चेक कर लेना, एक दे रखा था आपको, बिल्कुल सिंपल। तो आप जो लिखते हो ना एन टोटल, उसमें क्या लिखते हो गैस प्लस सॉल्वेंट, तो गैस के मोल बहुत कम होते हैं, इसलिए ये जो टोटल मोल्स होते हैं उसमें आप सॉल्वेंट के ही लिख दिया करो, या फिर आप इनको कांस्टेंट से नियरली कांस्टेंट बोल सकते हो। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सर क्या है, एक तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। अब देखो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जब दोनों होते हैं, ध्यान से सुनो, तो इनको सुटेबल मेथड पूछा है, तो इसके अंदर तो आप ध्यान से देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या है, एच बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हेंस मोर वोलेटाइल। तो ये तो वोलेटाइल, तो आप स्टीम पास कर दो, स्टीम से ये तो बाहर चला जाएगा और ये आपके पास में रह जाएगा, तो ऐसे मेथड को कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन 9, कार्बन कंटेन 1 मोल विच कार्बन कंटेन मोर एसिडिक हाइड्रोजन इन हेक्सेन 2,4 डाइऑन। बना के देख लो, मोर एसिडिक बताना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन हम देते रहते हैं, फिर भी एक बार समझिए। हेक्सेन 2,4 डाइऑन, डाई कीटोन देखो तो आप, ये लो साहब 2,4 हेक्सेनोन। ठीक है, हेक्सेन 2,4 डाइऑन ये कंपाउंड था। तो आप देखो एक बार ध्यान से, यहां से जब आप H हटा दोगे तो ये कंजुगेशन में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो एक बार ध्यान, यहाँ से भी होता है रेजोनेंस, लेकिन आप क्या बोलेंगे डबल सिंगल डबल सिंगल, तो मोर एसिडिक कौन सा नंबर का था, थर्ड। लो साहब, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इस रिएक्शन का, आपसे क्या पूछा है एक स्पीसीज की कंसेंट्रेशन, तो देखो कुछ नहीं करना है, समझिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का लिखूंगा Kc, कंसेंट्रेशन दे रखी है तो इसलिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा C6H6 की कंसेंट्रेशन अपॉन C2H6,
अपॉन C2H6 सॉरी, इथाइलिन की कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखूंगा 3। अब आपको क्या दे रखा है, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी लिखा साहब आप 4 दे रखा है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर ही कंसंट्रेशन दे रखी है C2H4 की, इसकी कितनी दे रखी है 0.5, उसका क्यूब करो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास में इथेन का। तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0.5 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 11 देखिए। अब पहचानना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 4। यानी पीरियड तो 4 है, ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड है 4। जैसे आप देखते हो ना, एक साथ 7 पीरियड है, पहले में जैसे हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम वाला है, और ग्रुप नंबर कौन सा है 6। तो जैसे ये 1 और ये 2 ये इस ब्लॉक के हो जाते हैं, फिर डी में 3 4 5 और 6। तो अब आप ध्यान रखना था, ये क्रोमियम हो गया इसका मतलब, ठीक है। 4 तो पीरियड और ग्रुप नंबर 6 क्रोमियम के बारे में रीड करनी है। देयर +3 एंड +4 मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है साहब, ये दो स्टेबल होती है, मोस्ट कॉमन है क्रोमियम की +3 एंड +6, सही है। इट्स ऑक्साइड एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक हो सकता है, आपको पता है +6 तक शो करता है तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट का बेसिक होता है, और +3 में ये एम्फोटेरिक होता है, और +6 में मोर कोवेलेंट है तो एसिडिक भी होता है, ये भी सही है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, ये गलत है क्योंकि एटम में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने 6, क्योंकि क्रोमियम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको कहते हो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने लिखोगे आप इसके अंदर 6, 5 नहीं 6, तो यही गलत है। अगला है इट मेक स्टेबल कार्बोनिल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आप ध्यान से देखो ये भी सही है, क्योंकि कार्बोनिल सिज्विक के अकॉर्डिंग कार्बोनिल केवल वही बनते हैं, ध्यान रखना, जो EN रूल को ओबे करते हैं। अब आप चेक करोगे इसका EN तो 36 आ जाएगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीजन स्टेट 0, और इलेक्ट्रॉन गेन के लिगेंड से 12, तो कितना हो गया साहब आपके पास में 36। लिख के देख लिया करो, स्टेबल बनता है, क्लियर। तो थर्ड इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच एलिमेंट है हायर वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो, एक तो लिथियम, एक दे रखा है सोडियम, बिल्कुल सिंपल, एक लिख रखा है बेरिलियम और एक दे रखा है मैग्नीशियम। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो, सेकंड पूछिए, इसका मतलब हुआ कि था इस लिथियम की +1 लिथियम की बेरिलियम से ज्यादा रहेगी सेकंड, क्योंकि इसमें तो 2s में 1 रह गया, और ये क्या हो गया अब आपके पास में 1s2। देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद, तो सबसे हाईएस्ट भी इसकी, क्योंकि सोडियम से ज्यादा किसकी रहेगी, लिथियम की। आंसर लिथियम, ये लो साहब। विच वन इज सक्सेसिव होमोलॉगी ऑफ इथेनॉल। अक्सर सक्सेसिव समझते हो जिसके अंदर केवल एक CH2 का डिफरेंस हो। वापस, सक्सेसिव होमोलॉगी यदि कोई पूछता है तो क्या होना चाहिए, एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। तो एक तो आपके पास में कितना क्या हो सकता था, मीथेनॉल, और बढ़िया करते तो 2 प्रोपेनॉल लिख सकते थे, एक तो 2 प्रोपेनॉल और एक 1 प्रोपेनॉल। तो इसके सक्सेसिव होमोलॉगो 3 बनेंगे, इसमें एक तो मीथेनॉल, और एक कौन सा बनेगा, प्रोपेन 1ऑल, और एक क्या बनेगा, प्रोपेन 2ऑल। इसमें एक CH2 का डिफरेंस है, ध्यान रखना। इसलिए आंसर केवल इसमें दे रखा है आपको मिथाइल एल्कोहल। ये ईथर वगैरह तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है, ठीक है। ब्यूटेनॉल है तो होमोलॉग, ध्यान रखना, बट नॉट सक्सेसिव, ये खास बात। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाँ, विच शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले लिखा हुआ है 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ठीक है। अब समझो पहले 1,2 डाइक्लोरो इथीन, तो ये क्या है, इधर देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर सकते हैं, मैं एक बार सिर्फ लिख सकता हूँ एक बार ट्रांस, लेकिन ऑप्टिकली कहता है ये इनएक्टिव। दूसरा लिखा है 1,1 डाइक्लोरो हेक्सेन। देखो एक बार ध्यान से, 1,1 डाइक्लोरोहेक्सेन, दो लगाने हैं आपको 1 पे, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोहेक्सेन। तो ध्यान से सुनो कि न तो ये ज्योमेट्रिकल सोर्स कर सकता, ज्योमेट्रिकल में भी आपको पता है कि साहब सेम है तो ओरिएंटेशन सेम आएगा, और नहीं ये ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये इनएक्टिव कंपाउंड, ध्यान रखना, ठीक। दूसरा लिखा है 1,2 डाइक्लोरोहेक्सेन। अब सुनो आप लिखा हुआ है 1,2 डाइक्लोरो। अब मैं इसके ज्योमेट्रिकल भी आपको दिखा सकता हूँ, और मैं इसके आपको ऑप्टिकल भी समझा सकता हूँ। देखो 1,2 डाइक्लोरो, आप समझो इनको। अब जब दोनों Cl सेम साइड लगाएंगे तो इनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म है। बोले साहब हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। अच्छा, इस जो सिस फॉर्म है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसलिए ये इनएक्टिव, और इसको क्या बोलोगे, एक्टिव। इसके दो बनेंगे, ये एक्टिव भी है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आंसर यही दो, थर्ड ऑप्शन क्या है, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना दिए, यहाँ पर दोनों अलग अलग प्लेन में, यहाँ पे दोनों सेम। सिस ट्रांस भी होगा, इसकी जो ट्रांस है वो कहती है ऑप्टिकली एक्टिव सिस। नहीं, सिस में तो आप ऐसे काट दोगे इसको, क्लियर हो गया ना। तो ये था अब आपके पास में थर्ड ऑप्शन, यही पूछा था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी डाइब्रोमो प्रोडक्ट आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन विद ब्रोमीन। अब देखो ध्यान से, 2 ब्यूटीन, ये लो, विद ब्रोमीन। अब आप समझो इसको, एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप वैसे तो आपको समझा देता हूँ, देखो कुल मिलाकर तो ये बनता। अब इसके आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। यदि ब्यूटीन में भी लिखेंगे तब उससे भी समझा देता हूँ। एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं ये 3 ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। 3 कहते हैं, एक तो आपके पास में मीडियो कंपाउंड बनेगा, एक आपके पास में रेसिमाइजेशन होगा सिसेंट्रास। जैसे मैं कहता हूँ कि यदि आपके पास में ये जो 2 ब्यूटीन है, तो इसको याद रखो, जिसमें बताते रहता हूँ बार बार, ये सिस होती, ट्यूब्यूटिन क्या होती है, सिस, और एंटी एडिशन तो कार का मतलब होता है कि 2 बनते, एक डेक्स्ट्रो और एक लियो, ठीक है, रेसिमाइजेशन होता। और टीएएम का मतलब ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है तो मीजो बनता, एक क्या बनता, मीजो। तो टोटल कितने बनेंगे आपके पास में, 3, आंसर था इसका 3, ठीक है। विच गैस हैज हायर वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम उसके लिए हायर कांस्टेंट, समझ गए। जिसके लिए गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती हो, यानी मोल फ्रैक्शन कम, उसके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि गैस का प्रेशर किसका प्रोडक्ट है, हेनरी कांस्टेंट, और गैस की सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन का, ठीक। तो ये जिसमें कम होगा उसके लिए केएच की वैल्यू आई। सबसे कम किसका होगा, जो सबसे कम सॉल्युबल है इन चारों में, तो H2। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टर्मिनल एंड सेंट्रल सल्फर इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड। पहले तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए, H2H2O3, फिर स्ट्रक्चर आनी बहुत जरूरी है। लो साहब, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। तो सल्फर जो टर्मिनल, ध्यान से देखो, ये जो टर्मिनल सल्फर है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल सल्फर पर sp3 है। तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इस पे -2, और सेंट्रल सल्फर में -2 की वजह से यहाँ पे +2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, तो +6। तो -2 से टर्मिनल सल्फर पे -2, सेंटर पे क्या है, +6, खत्म। विच H प्लस आयन हैज हाईएस्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आप समझो, लिमिटिंग किसी ने नाम लिख दिया, कई बार दे चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन गलत मत कर देना। जब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात कर दी, तो सब कांस्टेंट वैल्यू है, वो को आयन की नेचर पे इसको पता ही नहीं था सॉल्यूशन में कि आयन एसिटेट आयन है या परक्लोरेट आयन है या क्लोराइड आयन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में आयन एक दूसरे के लिए कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कैटायन हो या एनायन हो, वो आयन की नेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, फिक्स वैल्यू। तो आप बोलेंगे इक्वल ऑफ ऑल, सबके लिए इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन 19 को एक्सप्लेन करता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट एंथैल्पी किलोजूल में एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। आप समझो, पहले समझिए कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। तो आप इसको यहां तक बनाएंगे, ये लिखेंगे रिएक्टेंट और ये लिखेंगे प्रोडक्ट, और साहब ये देखो ये रिएक्शन की एंथैल्पी। इधर देखिए, अब आप एंडोथर्मिक के लिए ऐसा काइनेटिक्स का ग्राफ बनाएंगे, और ये इस रिएक्शन की क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सुनो ध्यान से, तो यही पूछा है कि बताओ एक्टिवेशन एनर्जी लेस देन H1। तो लेस देन कहते होगी, इससे तो ज्यादा ही आनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, 0 0 होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक के 3 में डिफरेंस आएगा, मोर देन डेल्टा एच। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये जो वैल्यू है डेल्टा एच से क्या रहेगी, ज्यादा, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, ये भी काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 को, सेलेक्ट, कोई रिएक्शन दे रहा कि आपको उसका ऑर्डर निकालना है। तो आप, तो मैं बताता रहता हूँ ना कि आप क्या करना, कोई 2 एक्सपेरिमेंट ले लो जिसमें एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट और दूसरे की चेंज करती हो। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और 4 ले लो, एक ही कांस्टेंट और बी की कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल, रिएक्शन कितनी हो गई, 8 टाइम्स, तो बी का ऑर्डर कितना हो गया था, 3, ठीक है। अब कोई 2 एक्सपेरिमेंट इसके लिए लो जिसके अंदर क्या करना, बी की कंसंट्रेशन ले लो कांस्टेंट और ए को चेक कर लो। जैसे यही ले लो आप 1 और 3, एक ही बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट और इसको क्या किया, डबल, रेट क्या रही, कांस्टेंट, इसका मतलब ए की पावर क्या आएगी, 0। लो साहब, तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन 21, विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप ध्यान रखो कि जितने भी आपके पास में, ध्यान से सुनिए, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इंक्लूडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सब, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी होते हैं उसके अंदर, कीटोन भी, बस तो सुक्रोज नहीं होगी। तो आंसर ये, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि डाइमरेज होता है ना, डाइमरेज क्या, मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं दोनों, ग्लूकोज और ये, तो दोनों के जो बॉन्डिंग है वो काम आ जाते हैं, इसलिए ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बाकी सब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन 22, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंथैल्पी चेंज दे रखी है और एंट्रोपी चेंज दे रखी है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द रिएक्शन की नेचर बतानी है, तो आप रखो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, रख के देखो। तो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है माइनस में इतनी, ठीक है, कितनी दे रखी है, -11.7 इंटू 10 की पावर -3,
जूल में माइनस साइन लगाओ, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 298 केल्विन, केल्विन बदल देना, और डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा एस भी दे रखी है -10, -105, तो ये वैल्यू आएगी प्लस की, ये आएगी माइनस की। अब चेक कर लेना कौन सी वैल्यू ज्यादा आती है, ये 3+ में भाई, ठीक है, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, इसलिए डेल्टा एच की जी की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगी तो क्या बोलोगे नॉन स्पॉन्टेनियस। विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट मैक्सिमम एनर्जी। अब जब मैक्सिमम एनर्जी की बात करते हैं तो बिल्कुल ग्राउंड मतलब लोअर स्टेट में लेकर आओ कहीं से भी, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या है 2, तो हाईएस्ट वैल्यू ध्यान रखना लोएस्ट में लेकर आइए जब मैक्सिमम एनर्जी बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24, विच आर इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर बिल्कुल सिंपल। तो सबसे ज्यादा ये -m पहले हम लिख लेंगे -m, ये लिखेंगे +m, ध्यान से देखो, ये क्या लिखेंगे +h, और ये क्या लिखेंगे, इसका डोमिनेंट कौन सा होता है -i, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो कौन सा हो जाएगा थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट, अब चेक कर लो थर्ड फर्स्ट यानी एक ही आंसर हुआ, फिर सेकंड, और फोर्थ सबसे वीक, क्योंकि +m तो इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए नेगेटिव चार्ज को डेस्टेबलाइज कर देगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टेबिलिटी, देख सबसे ज्यादा बेंजाइल क्योंकि रेजोनेंस है, ध्यान से देखिए, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में एलाइल, और उसके बाद में एन प्रोपाइल, ठीक, तो थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड, विच ऑफ द मोर स्टेबल, सिंपल, ये देखो देख फ्री रेडिकल में दोनों, ये जो फ्री रेडिकल पहली बात तो टर्सरी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन में भी, और मोर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर फिनाइल की वजह से, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट 27, देखो कुछ नहीं करना है, KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में पहले रिएक्शन करो, हीट करो, फिर एसिड डालो, तो आपको पता रखा है कि KMnO4 एल्कलाइन साइड चेन को कंप्लीटली क्या कर देता है COH में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले स्टेप की बात थी कि साहब ये नाइट्रो रहा, और इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे COOH, ये बेसिक में OH लिखेंगे, फिर एसिड डाल दिया तो H लगा देना एसिड में, फिर क्या कर दिया SOCl रिएक्शन करा दी तो SOCl2 से रिएक्शन करा दिया तो थायरोइड, तो ये OH का रिप्लेसमेंट हो जाता है Cl से, फिर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो एसाइल एसएन रिएक्शन कराओ, ये प्रोडक्ट बनेगा अमाइड, तो NO2 CONH2, ये लो साहब। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन, प्रोडक्ट पूछा है, तो सबसे पहले तो इस बेंजीन पर एल्कीन की रिएक्शन कराओ एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगी साहब आपके पास में क्यूमीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और एल्कीन एसिडिक मीडियम में कैटायन में बदल जाती है वो इलेक्ट्रोफिलिक, फिर ऑक्सीजन के साथ हीट करो तो अब फिर वापस देखो, तो ये इस तरह से पेरोक्साइड बन जाएगा एसिड के साथ, तो आपको पता है कि एक तो एसीटोन और फिनॉल बनेगा, फिनॉल का लैब मेथड था, वो इंडस्ट्रियल मेथड था क्यूमीन से। क्वेश्चन नंबर 29, चेक करो क्वेश्चन 29 को, हाँ, इसमें लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट दिस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ये साहब सिल्वर क्रोमेट, इसमें लिखेंगे 2 सिल्वर प्लस क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन, यानी इसको लिखेंगे 2s, और ये लिख रखी है s, ये दे रखी है, और रिलेशनशिप होता है KsP = 4s³, s की जगह ये वैल्यू गिवन है, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, खत्म, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 32 × 10⁻⁻14 -12, KB ऑफ हाइड्रो, इसका KB दे रखा है आपको, और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पूछा है, तो आपके पास में रिलेशन होता है KH = KW/KB, KB गिवन, KW आप जानते हो, KH आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ही तो पूछा है, ठीक है। KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप KB कितना दे रखा है 10⁻⁻6, और KW कितना होता है 10⁻⁻14, तो आंसर 10⁻⁸, लो जी। क्वेश्चन है, ऑन पासिंग 3 एम्पियर करंट फॉर 50 मिनट 1.8 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट, इक्विवेलेंट वेट बताना है मेटल का। अब सुनो देख क्या जानते हो आप, समझाता हूं आपको, ये जो होता है ना 96500 कूलाम, ये 1 फैराडे, इस 1 फैराडे से किसी भी स्पीसीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होता है, ध्यान रखो कितना होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होता है। तो पहले ये चेक कर लो कि कितने इक्विवेलेंट आपके पास में आएंगे, देखो इधर 3 एम्पियर करंट है 50 मिनट पर इतना, तो मैं ये लिख रहा हूँ आप ध्यान से सुनना कि 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम जो मेटल डिपॉजिट हुआ वो कितने से हुआ आपके पास में 3 एम्पियर, और कितने थे 50 मिनट, 50 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो आप, लो साहब, तो ये इतने कूलाम हो गया, इतने कूलाम से मेटल डिपॉजिट होता है 1.8, मैं कहता हूँ साहब मेरे को तो एक से बताओ, एक से बताएंगे तो डिवाइड कर देंगे आप इसको इतने से, 3 × 50 × 60, और आप बोलेंगे 96500 से जो डिपॉजिट होगा वो एक 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर आपसे पूछा क्या चीज है इक्विवेलेंट वेट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, हीट ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, और इन दोनों की दे रखी है व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस, आप दो इक्वेशन लिखा करो, इक्वेशन क्या लिखेंगे देखो,
कॉपर सल्फेट की हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब कॉपर +2 को सॉल्वेंट के एक्सिस में डालो, ठीक है, और हाइड्रेटेड फॉर्म को भी एक्सिस में डालिए, ठीक है, यही बनेगा। फिर इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना, आपके पास में रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी, समझ गए, आंसर आएगा -23। ठीक है, इसमें पूछा है कि ई वैल्यू किसकी होगी, आप सेल की, तो ध्यान रखो आप एनोड है तो देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊं, आप लिखते हो ई सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, नेगेटिव साइन को हटा के, समझ गए। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा लो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो यही ले लो दोनों, देख रिडक्ट ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, समझ गए, ये ज्यादा लो ये लो, और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए साइन बदल दो तो ये ज्यादा आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही आई है। क्वेश्चन 34, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या क्वेश्चन है, इस रिएक्शन का आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको डेल्टा जी से करेंगे, आपको समझा देता हूं, ठीक है। पहला इक्वेशन दे रखी है, कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हुआ था, कॉपर +1 में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इसकी वैल्यू आपको गिवन, इक्वेशन 1। दूसरा कॉपर +1 कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ऐड करो, किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में, इसकी वैल्यू गिवन। और अब आपसे पूछा है क्या चीज, कि कॉपर +2 जब कॉपर में कन्वर्ट होता है तब फाइंड करनी है, तो इसको बोलो साहब ΔG1 ΔG2 और ΔG3, क्या रिलेशन, ΔG1 प्लस ΔG2 इक्वल टू ΔG3, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। 0.32 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट 35, हाँ, कंसिडर द पॉसिबल डबल बॉन्ड इन एल्कलाइन आइडेंटिफाई, अब पोजीशन कौन बताता है डबल बॉन्ड की, तो ध्यान रखना ओजोनोलाइसिस, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मैच और सेकंड को करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट में ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। ब्यूटेन लोअर हाइड्रोकार्बन में क्या कहते हैं, क्रैकिंग। एन हेप्टेन टोलुइन में बदलते क्या बोलते हो, एरोमेटाइजेशन। और प्रोपेन को प्रोपेनोन कीटोन है, ध्यान रखना, प्रोपेनोन कीटोन को प्रोपेन बदलने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्वेश्चन 36 था। क्वेश्चन नेक्स्ट 37, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 0.001 मोल दिस कंपाउंड पास थ्रू द कैटायन एक्शन, एसिड दे रखा है, इतना ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दो, एक्सपेक्टर आ जाएगा। तो आप लगाओ इस कॉम्प्लेक्स के ग्राम इक्विवेलेंट, कॉम्प्लेक्स के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो आपको बेस ले रखा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट, जिससे न्यूट्रलाइजेशन पता लग जाएगा। तो इसके मोल दे रखे 0.001 इंटू मल्टीप्लाई करना है इसके एक्स फैक्टर से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स फैक्टर से। इसके ग्राम इक्विवेलेंट गिवन है, क्या गिवन है, 0.1 का 120 ml डिवाइड बाई 1000, तो आपके पास में एक्स फैक्टर फाइंड कर लो, तो एक्स फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब है आपको यानी पैटर्न बनाना जिसमें 2, तो आंसर लिखेंगे 2 एक्स फैक्टर वाला। सल्फेट को बाहर निकाल दो, सल्फेट को क्या कर दो बाहर। When benzene heated with n propyl chloride in presence of AlCl3, तो क्या बनाओगे, आइसोप्रोपाइल, हीट कर रखा है, ध्यान रखना। तो ये जो कैटायन बनता है ना, वो क्या करते हो आप उसके अंदर 1 to शिफ्टिंग करके आइसोप्रोपाइल क्यूमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये सबसे कम क्या है, स्टेबल, तो जो सबसे कम स्टेबल है इजीली रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हेलोजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेट -1, तो सबके समय इजीली रिड्यूस कौन सा होगा, जो कम स्टेबल होगा, HClO। क्वेश्चन नंबर 40 देखो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वल, द रेशो ऑफ रेट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, यानी ये पूछा है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये सेकंड ऑर्डर का रेट और ये थर्ड ऑर्डर की रेट, इनका रेट तो पूछा है, तो आप लिखते हो इसका रेट कांस्टेंट, और लिखते हो साहब, रुको देख पूरी बात समझाता हूँ, और इसका रेट कांस्टेंट, ये थर्ड रेट का, यहाँ पे लिखते हो कंसंट्रेशन की पावर 2, और यहाँ पर भी लिखते हो इसकी कंसंट्रेशन की पावर 3, ठीक है। तो अब आपको जो गिवन है वहां से आप K2 K3 की वैल्यू ले आओ, ये पूछा है आपसे, एम समझा देता हूँ। तो आपको पता है कि किसी इंट्रीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जब आप हाफ लाइफ का रिलेशन लाते हो, तो हाफ लाइफ होती है, सुन लो एक बार, हाफ लाइफ इक्वल्स टू KT, हाफ लाइफ इक्वल्स टू 1/n-1, और यहाँ लिखते हो 2 की पावर n-1 अपॉन ए नोड की पावर n-1, ये था अब आपके पास में। तो इसको सेकेंड ऑर्डर के लिए मैं लिखता हूँ, हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर के लिए, देखो इधर, यहाँ पर n की जगह लिखो 2, तो 1 आ जाएगा ये K2, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर का, सपोज ये लिख दिया K2, और n की जगह 2 लिखोगे तो ये 1 बाई यहाँ पर A नोड, बस केवल ये किसका आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, एक बार हाफ लाइफ लिख ली। अब फिर थर्ड ऑर्डर के लिए भी लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, ठीक इसी तरह से इसको थर्ड ऑर्डर के लिए भी लिखता हूँ। तो T हाफ है थर्ड ऑर्डर के लिए, के n की जगह लिखना आप 3, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 2K3, थर्ड ऑर्डर के लिए 2K लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखो आप 3, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 3, और यहाँ पर A नोड उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी बोलो, यहाँ पे 3 लिखो n की जगह, ये लो। अब साहब इक्वेशन देखो, अब ये दोनों बोल रखे हैं साहब, ये जो हाफ लाइफ है ना ये इक्वल है,
इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। तो मेरे पास में रिलेशन आया 1/K2, 1/K2, और यहाँ पर वैल्यू है इनको इक्वेट करोगे तो 1/K2 और 1/A0। ठीक है, इसको भी इक्वेट कर देता हूँ। क्या आया? 1/2K3, और ऊपर वैल्यू है साहब आपके पास में 3/A0 के कंसंट्रेशन की पावर 2। अब इस इक्वेशन को देखो एक बार सोल्व कर देता हूँ। इस इक्वेशन को K2 और K3 लिख दो यहाँ पर। ये K2 को आप इधर ले आओ और K3 को इधर लेकर आओ। तो देखो एक बार K2/K3 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। K2 ध्यान से देखो, K2 किसके मल्टीप्लीकेशन में? 3 से। तो आप लिखेंगे K3 की वैल्यू लिखेंगे 2 × A0 की कंसंट्रेशन की पावर 2। एक बार देख लो, K3 को लिखा है मैंने, K3 इक्वल टू K3 को मल्टीप्लाई करके लिखा, तो क्या हो रहा है ये 2 की A0 की पावर 2। अच्छा, इधर K2 की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3 × A0। देख लो एक बार ध्यान से। अब उठा के ये वैल्यू जो है, ये ऊपर जो मैंने बताया था ना वहां पे रख रहा हूं। देखो ऊपर चलते हैं थोड़ा, चलो। आप यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो K2 की रेट की। तो K2 की वैल्यू K3 की रख देंगे, तो ये A0 ऊपर आ रहा था, वहां पर A0 का स्क्वायर है, ये 2 है आ रही थी वैल्यू। यहाँ पर कितना आ रहा था? 3 और A0 आ रहा था, समझ रहे हो? तो ये तो A0 की स्क्वायर वो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और 2/3 आंसर। लो जी, फर्स्ट ये लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेट इन H सब सेल। तो H सब सेल के लिए आपको पता है कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो सब सेल के में ऑर्बिटल्स निकालने का आपके पास में एक फॉर्मूला है। ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? 2l+1 से। H सब सेल बोला है तो L की वैल्यू चेक करा करो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा करो। ये S P T F G और H के लिए लिखे था आप यहाँ पर 5, तो लिखेंगे ये टोटल ऑर्बिटल हो गए 11, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाइड्रोजन के लिए एक्स रेडियस है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की। दे ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए थर्ड की, बिल्कुल सिंपल। तो दे ब्रोगली वेवलेंथ का क्या रिलेशन है रेडियस से? देखो इधर, एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है साहब? 2πr। अब सबसे पहले देखो, थर्ड के लिए पूछा है तो एन की वैल्यू तो लिखूंगा 3, और ये लैम्डा आपसे पूछा है ये 2π, और आर लिखूंगा तो R1/R3 का रेतो है N1² / N3²। ये फर्स्ट में सेल में दे रखे आपको R, यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3, तो इसको 9x लिख दो। यहाँ पर कितना लिख दो? 9x। बोलो साहब वेवलेंथ आ गई। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है द करेक्ट डाइपोल मूवमेंट। तो ध्यान रखो, अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, फिर NF3 में थोड़ा कम हो जाता है, इसका 0। हाइड्रोक्साइड कैन बी, हाँ, विच हाइड्रोक्साइड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम। बढ़िया क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, समझ गए? तो जब आप इसकी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2। तो अंदर क्रिएट प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इनफ्लेमेबल गैस है, इसलिए आप NaOH को स्टोर नहीं कर सकते। विच वन इज करेक्ट अबाउट द सल्फेट आयन? सल्फेट की स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये ले साहब, ये सल्फेट आयन है। ठीक है, करेक्ट पूछा है आपसे। तो देखो इधर पहला पॉइंट, इट हैज 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल, आप ध्यान से देखना स्ट्रक्चर में, जैसे इसको नंबर डाल दो आप, एक बार 1 2 ऑप्शन पे आएगा, एक बार 1 3 पे, एक बार 1 6 बनेगी। sp3 D2 नहीं होता है, sp3 होता है। इट हैज 3 पाई बॉन्ड, गलत हैं, 2 हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? ओनली फर्स्ट। लो साहब, ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको पेपर, और अगली क्लास में करता रहूंगा। इसको आप सॉल्व करो और अगली क्लास को देखो। बंद कर रहा हूँ, ओके बाय।